चलिए तो काम चला रहा हूँ। चलो काम चल रही है, उससे देखने के बाद हम लोग अपना टॉपिक्स पे चलते हैं। मेरा है अर्थशास्त्र की परिभाषा। क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र की परिभाषा। मेरे टॉपिक्स क्या है? अर्थशास्त्र की परिभाषा। हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा में पढ़ेंगे 1 2 3 सही। अर्थशास्त्र की परिभाषा कह रहा है अर्थशास्त्र दो शब्द अर्थात धन तथा अर्थशास्त्र जो है दोस्तों वह दो शब्द से मिलकर बना है। पहला धन तथा शास्त्र। पहला धन तथा शास्त्र। शास्त्र मतलब वैज्ञानिक। दो इसे अगर आप लोग पहले कहोगे अर्थ और इसको ले लो शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या हो गया? धन। और शास्त्र का मतलब हो गया वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन। अध्ययन क्या कहेंगे दोस्तों? वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इस सब में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें धन संबंधी जितने भी कार्य होंगे उन सभी का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर कहेगा कि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है तो ये मत कह देना कि हमें इसमें खाना बनाना जाता है ना। एक को देखे थे कि बोला था कि खाना बनाया जाता है। क्या खाना बनाया जाता है इसमें? कि अर्थशास्त्र में खाना बनाया जाता है। कोई बिहार टॉपर था, नाम कुछ था भूल गया। चलिए नाम को छोड़िए, इस पे देखते हैं। तो उसमें बोला था, तो हम अक्सर जो है देख ही लेते हैं न्यूज में कहीं कहीं पे, तो आप सभी मत बोल दीजिएगा। इसमें अर्थशास्त्र में हम लोग धन से संबंधी अध्ययन करेंगे, धन के बारे में पढ़ेंगे, धन कहाँ पे ज्यादा पूंजी आता है, पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कह रहा है अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये भी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला, और कौन दो शब्द से? तो ग्रीक दो शब्द से। किन दो ग्रीक शब्दों से? तो पहला जो है ओइकोस, ओइकोस, और दूसरा है नेमीन। नेमीन यानी कि ओकोस मतलब घरेलू, ये क्या हो गया? घरेलू। और नीमेन मतलब होता है, नीमेन मतलब प्रबंध। क्या होता है? प्रबंध से मिलकर बना है। ये जो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स वो ओइकोस या इकोस भी कह सकते हो, इकोस भी पढ़ सकते हो, इसे नीमेन कहेंगे। और ये इसका मतलब होता है प्रबंध, और इसका हिंदी होता है घरेलू। क्या होता है? घरेलू बना है। कह रहा है अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन होता है जिन्हें वे असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। दोस्तों इन सभी में हम लोग जो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही, अब थोड़े जानवर के थोड़ी होगा हो है? पैसा से जानवर की आवश्यकता थोड़ी है। उसे तो जानवर को क्या है? भोजन खाना है, उसे गोबर देना है, दूध देनी है, ऐसा है। और जंगली जानवर को थोड़ी दूध पालो, दूध देने जाओगे तो मार लाठी से थोड़ा सही है, एक के बारे में वहीं पे सुला देगा। क्या ऐसा है? लेकिन चलिए दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं आप सभी को कि अगर आप सभी मेरे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल्स को आगे बढ़ाइए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और यह जो कंपटीशन क्लासेस चल रही है, कंपटीशन क्लासेस की टॉपिक्स चल रही है, और हम लोग कंपटीशन की क्लासेस की पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन क्लासेस की ये जो है क्लास कर रहे हैं। और आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग नए हैं तो शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, बताइए कि ये जो है चैनल्स जो है इस पे कंपटीशन की क्लासेस फ्री में कराई जाती है, इसमें ना कोई पैसा लगता है ना कोई कुछ है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। विभिन्न शास्त्र अर्थशास्त्र द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखो विभिन्न अर्थशास्त्री जो थे उनके अलग अलग परिभाषा हैं, अलग अलग दिए हैं उन्होंने। बहुत सारे जो हैं
अलग अलग टाइप्स के दिए हैं। तो अलग जो जो अर्थशास्त्री आए वो अपने अपने अनुसार से इनका परिभाषा दिए। तो कौन पहले आए, पहले देखो, पहला तो एडम स्मिथ आए। पहला कौन आया दोस्तों? एडम स्मिथ। पहला कौन आए? एडम स्मिथ। पहला आए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। स्मिथ। स्मिथ की परिभाषा, परिभाषा, एडम स्मिथ की परिभाषा। पहला कौन है? एडम स्मिथ की परिभाषा। ये क्या कहते हैं, इनको भी पढ़ लो भाई। कहो ये भी काय कहेंगे कि तूने मेरा नहीं पढ़ा। एडम स्मिथ कहता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। ये क्या बोले? राष्ट्र की जो है धन, राष्ट्र की धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। दूसरा बात कह रहा है, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक, आधुनिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र शास्त्र के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के पिता। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका, प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, इनटू द नेचर, इनटू द नेचर, ओ ससुरा डायरेक्ट कट जाता है लाइन। इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation को 1776 में प्रकाशित किया था। एडम स्मिथ जो थे दोस्तों, एडम स्मिथ जो थे वो अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिनको उन्होंने 1776 में प्रकाशित किया। एक मिनट रुक जाएंगे आपसे, मुझे प्यास लग गया। कब प्रकाशित किया दोस्तों? 1976 में, सॉरी 1776 में इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशित किया। यानी कि 9 बजे से लेकर बच्चे सब जो होते हैं काम करते रहते हैं ना, ऐसे भी मैं चेक कर रहा था। और चेक करने में होता है कि चलता है क्या, कुछ सेटअप किया था यूट्यूब पे, तो मेरा मकसद होता है कि चेक करना। मैं अक्सर वीडियो का चेक करता हूँ, जो उसे कर लिया हूँ तो 2-3 ऐसे सेटिंग्स हैं, लगभग उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, उसे बैठ के पूरा करूंगा, उसे भी चेक करके सही करूंगा, सब सही हो जाएगा तो उसके बाद देखता हूँ फिर यूट्यूब पे अच्छा सा कंटेंट बना सकूं, अच्छा सा थंबनेल बना सकूं, अच्छा सा पढ़ाई दे सकूं। क्या मेरा मकसद तो यही रहता है। अभी वही चेक कर रहा था कैसा जा रहा है, क्या ओरिएंटल में सही जा रहा है या नहीं। देखिए सब कुछ दिख रहा है, यानी कि मेरा जो है काम हो गया, अर्थात मैं सक्सेस हूं।
इसमें सक्सेस हूं और इसे देखकर मैं सीख गया हूं कि मतलब जो है एडिटिंग जो करना है वो कैसे करना है, ये सब चेक करने के लिए था। चलिए, एडम स्मिथ का प्रसिद्ध पुस्तक कौन है दोस्तों? एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, सॉरी, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने 1776 में प्रकाशित किया। दोस्तों मैं जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होगा बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है। कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस जैसे कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री ने एडम स्मिथ की परिभाषा को यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दिया है, जो अनुचित है। देखो, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उन्होंने कि उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिन्होंने 1776 में प्रकाशित किया। उसके बाद कुछ ऐसे अर्थशास्त्री आते हैं जैसे में कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस, ये सब जो है इन्होंने एडम स्मिथ को कहा कि आप जो है धन को मनुष्य से ज्यादा क्या कर दिया है, धन को जो है मनुष्य से ज्यादा महत्व दिया है, यह अनुचित है, ये सब कर दिए। लेकिन वास्तव में बात कहो तो अभी वर्तमान में लोगों का वैल्यू किससे है? धन से है। अभी वैल्यू देखोगे, सच कहूं तो वैल्यू जो है अभी मनुष्य का किससे है? धन से है, ठीक है। आगे चलते हैं, एडम स्मिथ के बाद आते हैं मार्शल, डॉक्टर मार्शल आते हैं। अब कौन आते हैं दोस्तों? डॉक्टर मार्शल। कौन आते हैं? डॉक्टर मार्शल। देखिए डॉक्टर मार्शल क्या कहते हैं, इन्हें भी हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मार्शल, डॉक्टर मार्शल, डॉक्टर मार्शल की परिभाषा, डॉक्टर मार्शल की परिभाषा देखिए दोस्तों, डॉक्टर मार्शल की परिभाषा में क्या कहा? अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। ये आए तब बोले कि जो अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों के लिए उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध जो है कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों से है। ये बोले भौतिक पदार्थों से है और समाज कल्याण होता है, उसी से अर्थशास्त्र का संबंध है। फिर कह रहे हैं डॉक्टर मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक, इन्होंने भी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, पुस्तक वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन इन्होंने 1890 में किया। ये भी अपन परिभाषा दिए, तो ये भी गलत नहीं है भाई। जन कल्याण, समाज की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, अर्थशास्त्र में परिभाषा है। और ये भी गलत नहीं बोले, समाज की कल्याण के विषय में भौतिक जो भी है उन सभी की पूर्ति और उन सब का जो अध्ययन है वो भी क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। ये भी गलत नहीं कहे। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक डाली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में क्या हुआ दोस्तों? प्रकाशित किए। 1890 में प्रकाशित हुआ। कह रहा है प्रकाशन हुआ। अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल की परिभाषा को यह कहकर आलोचना की कि अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो अथवा न हो। ये आकर जो रॉबिन्स आए यानी कि अर्थशास्त्री रॉबिन्स जो आए, रॉबिन्स और डॉक्टर मार्शल की परिभाषा की आलोचना करके बोले कि अर्थशास्त्र में सभी जो आर्थिक कार्य का अध्ययन होता है, अथवा चाहे वो भौतिक वस्तु हो, भौतिक हो या अभौतिक हो, चाहे वह कल्याण का हो या वृद्धि का हो अथवा न हो, इन सभी में भी इन्होंने आलोचना करके बोला। ठीक है, एक मिनट।
मोबाइलिया का अच्छी होगा कहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल जो है हिट हो गया, लाइन भी नहीं है। आलोचना करके इन्होंने भी हटा दिया। अब रोबिन्स की परिभाषा आती है। अब रोबिन्स साहब क्या कहे इनको ही देख लो। अब रोबिन्स की परिभाषा ले लो, डॉक्टर रोबिन्स की परिभाषा। ये जो अर्थशास्त्री रोबिन्स है ये क्या कहे, तब भाई एक कर आलोचना किए तो बोलेगा ना कि भाई तू इसका आलोचना कर रहे हो, इसका गलत साबित कर रहे हो, तो भाई तो अपन परिभाषा क्या है। तो रोबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विज्ञान विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य में संबंध कार्य रखने वाले संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बोले कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। देखो देखो ये कहते हैं कि मानवीय व्यवहार कर रहा है जिससे संबंध हो सामाजिक कार्य का, उस जो यानी कि ये कह रहे हैं जो सीमित मतलब सीमित साधन जितना उपयोग होगा उतने सीमित साधनों एवं उद्देश्यों का संबंध मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता हो, व्यवहार का अध्ययन करता हो। ये तो कुछ उतना अच्छा नहीं लगा। फिर भी आगे क्या कहता है, रोबिन्स के उपयुक्त परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। दुर्लभ ना है, हम तो पहले ही बोल दिए कि भाई देखी से पता चल जाता है कि ये दुर्लभ है। रोबिन्स की प्रसिद्ध पुस्तक, इनका भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इनका पुस्तक है एन एशे ऑन द नेचर and significance of economics science इन्होंने 1932 में प्रकाशित किया। कब किए दोस्तों? 1932 में। फिर जो है ये इनका पुस्तक कौन है, एन एशे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इन्होंने 1932 में प्रकाशन किया। अब इनका भी आलोचना होता है, करा है डार्विन, फ्रेजर, एली जैसे अर्थशास्त्री रोबिन्स की परिभाषा का आलोचना करकर यह कहकर किया कि रोबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चयन या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बताया। ये बताया भी कि ये जो है आलोचना करके बताया कि ये कह है कि जो सिलेक्टेड कर लिया, सीमित है, इसका मूल्य है, यही अर्थशास्त्र का परिभाषा है। ये भी गलत साबित हो गए। गलत नहीं हुए, पूर्ण रूप से गलत नहीं हुए, लेकिन कहे कि कोई और हम ये सब जो है आलोचना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम अपन शास्त्र, हम अपन मतदान देते हैं। तो देखो अब जो है रोबिन्स को कौन कौन सा, डार्विन, फ्रेजर, एली जैसे शास्त्री ने इन्होंने आलोचना कर दिया। अब देखो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा शास्त्र की परिभाषा दी, बहुत सारे ऐसे आते हैं जिन्हें अपने अपने मत में कहे तो बहुत सारे दे देते हैं। अब आते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार तथा अर्थशास्त्री सैमुएल्सन की परिभाषा। देखो अब सैमुएल्सन साहब जो देते हैं उसको देखते हैं, सैमुएल्सन साहब क्या कहते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो है यही है परिभाषा, इसका ही देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनमें खाली परिभाषा कहानी रामायण है खाली, समझे ना, इतना पढ़ना होता है ससुरा का। नोबेल पुरस्कार क्या है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री सैमुएल्सन की परिभाषा सैमुएल्सन की परिभाषा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा उसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए
वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का उपयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधन के बंटवारे के में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। देखिए दोस्तों, ये आए तो ये जो है अपना, ये जो है सैमुअलसन साहब अपना परिभाषा दिए और इन्होंने अपना भी व्यक्त किया, अपना अपना जो मत व्यक्त करता है, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी है, इसलिए इन्होंने अच्छा से बताया। तो ये बोलो, अर्थशास्त्र इस प्रकार का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा उसके विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के वैकल्पिक उपयोगों वाले, मतलब ये जो है मुद्रा से बहुत सारे उपयोग होते हैं, उनसे जो है वो अपनी वस्तुओं को पूरा करते हैं। और ये नहीं कि अब उन्हें बहुत सारा मिल जाए तो उनकी वस्तु की, और पैसे ही है तो उन्हें वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिनके पास मुद्रा है वो अपने अपने यानी कि निम्नलिखित जो होते हैं, निम्न प्रकार के जो वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार उत्पादन करते हैं या उनकी आवश्यकता अनुसार से लाते हैं। तो मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही है। वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे किए जाने वाले सुधारों एवं लाभों लागतों का विश्लेषण करता है। जो लाभ हो रहा है, लागत लग रहा है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो है ये बदलाव विश्लेषण होता है। चलिए, आर्थिक क्रिया क्या है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इसको पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? आर्थिक क्रिया। ऊपर से हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया एवं, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, एक न है ना हो। चलिए, आर्थिक क्रिया क्या करेंगे? आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। लाइन तो आ गई है, बार बार काट देती है, हिला गुस्सा आ जाता है। खैर छोड़ो, काट देती है तो उससे मतलब नहीं है। आर्थिक क्रिया को देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नहीं है। वो एक मिनट रुक जाना है, तो बहुत सारा ऑप्शन है। छोड़ो, ये मैथ्स की क्लासेस थोड़ी है जो बैक कर दो। चलिए, कह रहा है आर्थिक क्रिया का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग में से अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। आर्थिक क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्पादन। पहला किस पर दोस्तों? उत्पादन, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोडक्शन। चलिए, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। दूसरा, उपभोग, जिसको अंग्रेजी में कंजप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंजप्शन। आप लोग को कंजम्पशन कंजप्शन। और तीसरा जो है दोस्तों वो है निवेश मतलब इन्वेस्ट, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट। और चौथा है विनिमय। चौथा क्या है? विनिमय। इस सबको हम समझाते हैं क्रमबद्ध रूप से। विनिमय का अंग्रेजी होता है एक्सचेंज। विनिमय मतलब बदलना या एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज। इस सब को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ये देखो, चलो अब उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है। आर्थिक क्रिया में जो है एक्टिविटी में 4 भाग आए। पहला जो है उत्पादन आया, तो प्रोडक्शन। उत्पादन
वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि करने से है। यानी कि इसका जो है संबंध है वह किससे है? वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से। उत्पादन के 4 साधन है दोस्तों। इसके कितने साधन है? 4 साधन है। कितने साधन? 4 है। भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी। भूमि, पूंजी, पूंजी, भूमि, श्रम, भूमि के बाद श्रम, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी, उद्यमी। अब समझिए इसको बात। अगर आपके पास जमीन है तो मेहनत करके उससे पूंजी क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं और पूंजी लगा सकते हैं, और पूंजी लगाइएगा तो कोई उद्यमी कर सकते हैं ना, कोई काम जो है चालू कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा उत्पादन के 4 साधन। अब उपभोग पे आए। उपभोग, कंजप्शन क्या कह रहा है कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है। यानी कि यह कहा कि जो यह व्यक्तिगत तथा सामूहिक, व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि, आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष जो संतुष्टि होती है, संतुष्टि वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है। वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है। निवेश क्या कहती है? निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। पूंजीगत, इसमें क्या कहते हैं?